हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 विच इज़ भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, नियोजन क्या है। नियोजन एक सोच विचार की प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। तो यानी कि हम जब ये प्लानिंग करते हैं कि हमें अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, उसके लिए हम जो कार्यक्रम बनाते हैं, जो रूपरेखा तैयार करते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आपका टारगेट है कि आपको उस एग्ज़ाम में सक्सेस होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप एक शेड्यूल बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पूरा टाइम के हिसाब से चलते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्लानिंग टू अचीव गोल इन योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य का, भारत में नियोजन का जो परिप्रेक्ष्य है, यानी कि ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया। तो इंडिया हैज़ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग and the planning commission has been assigned to administer the functions of planning in India। भारत में जो नियोजन है वो केंद्रीकृत है, it is centralized। So what is the meaning of centralized? Centralized means एक जगह सबके लिए प्लानिंग होती है और वही प्लानिंग पूरे देश में जो है मानी जाती है, पूरे देश के लिए वो होती है। नियोजन का कार्य भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को सौंपा गया। ये एक वैधानिक संस्था है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके एक उपसभापति और सदस्य हैं। देश में नियोजन जो है वो मुख्य रूप से 5 वर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं या फिर 5 ईयर प्लान्स, यानी कि ये जैसे कि हमारे संविधान में भी वर्णित है कि कोई भी सरकार जब चुनी जाएगी तो जो उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा। तो वो सरकार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए योजनाएं बनाती हैं और उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं का नाम दिया गया है। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और ये 1951-52 से लेकर 1955-56 तक चली। सेकेंड 5 ईयर प्लान वो 1956 से 1961 तक। तीसरा जो 5 ईयर प्लान था उसके लिए टाइम जो डिसाइड किया गया वो था 1961 to 66। लेकिन बहुत सारे ऐसी कारण हुए कि जिसकी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इसी समय भारत में क्या कहते हैं उसे 2 अकाल भी पड़े, कुछ इस तरीके की कंडीशंस हुई। इसके अलावा क्या कहते हैं ड्राउट्स के अलावा, सूखे के अलावा 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, जिसकी वजह से इस पूरे समय को मतलब कि ये योजना पूरी नहीं हो पाई और इसको योजना अवकाश मतलब छुट्टी, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है तो इसे प्लान हॉलीडे कहा गया, यानी कि योजनाओं के लिए अवकाश, कि जो योजना हमने बनाई है अभी हम उसको नहीं चला पा रहे क्योंकि अभी हम दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। सो द पीरियड वाज कवर्ड बाय एनुअल प्लान्स। तो पंचवर्षीय योजनाओं की जगह वार्षिक योजनाएं, एक साल में हम कितना कर सकते हैं, इस तरह की योजनाएं बनी और उन एनुअल प्लान्स को रोलिंग प्लान कहा गया। फिर इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना वो 1969 से 1974 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। 6th प्लान 1980 से 1985। 7th प्लान 1985 से 1990 और फिर एनुअल प्लान्स 1990-1992। अब यहाँ पर फिर से जो है वार्षिक, यहाँ पर फिर से
जो है वार्षिक योजना जो है हो गई। क्यों हो गई ऐसा क्या हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में फिर से वार्षिक योजनाएं हो गई? क्योंकि द 8th plan could not take off in 1990 due to the fast changing economic situation at the center, and the years 1990, 91 and 1991, 92 were treated as annual plans। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके समय में भारत की नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें तो हम उसे LPG भी कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो नई आर्थिक नीति के चलते 8वां प्लान भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो कि पंचवर्षीय योजनाएं जो उसकी बनाई गई थी। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। तो आप कहेंगे कि 2017 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई तो अब क्या है? इससे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की एक बार फिर से। द प्लानिंग कमीशन, जिसे कि योजना आयोग भी कहा जाता है, was an institution in the government of India। जैसा कि ये शब्द कह रहा है कि ये भारत सरकार की एक संस्था थी। इट मीन्स अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। विच फॉर्मुलेटेड इंडियाज़ 5-year plans among अदर फंक्शंस, जो कि भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ और भी दूसरे कार्यक्रमों के लिए योजनाएं बनाती थी। In his first Independence Day speech in 2014, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, announced his intention to dissolve the Planning Commission. If Planning Commission is not, then what? फिर क्या? तो it has since been replaced by a new institution नेम्ड नीति आयोग। उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के प्रथम भाषण 2014 में ये कह दिया था कि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके वो एक नई संस्था की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम था नीति आयोग। अब ये नीति आयोग क्या है? व्हाट इज़ नीति आयोग? विद द प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व, नो मोर फॉर्मल प्लान्स आर मेड फॉर द इकोनॉमी। अब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किसी भी तरीके की फॉर्मल पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, लेकिन डिफेंस यानी कि सुरक्षा के लिए ये योजना जो है वो कंटिन्यू रही। सो द लेटेस्ट इज आफ्टर 2017 is 2017 to 2022 there will be no 13th 5-year plan। now what is नीति आयोग? नीति आयोग आखिर क्या है? नीति आयोग एक कह सकते हैं कि ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक के रूप में इसको वर्णित किया गया है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग कुछ मायने में तो प्लानिंग कमीशन जैसा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी प्लानिंग कमीशन से अलग है, तभी इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग ने लोगों के विकास के लिए नीति बनाने के लिए विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी सहकारी संघवाद को शामिल किया। हमने आपको शुरू में बताया था जब हम प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे कि इंडिया है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि भारत में केंद्रीकृत नियोजन है, यानी कि केंद्र योजनाएं बनाता है पूरे देश के लिए, ठीक है ना, और वो प्लानिंग कमीशन के तहत होता है। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का जो मेन डिफरेंस है वो है कि नीति आयोग डिसेंट्रलाइज्ड कर देता है, यानी कि इसके आधार पर केंद्र के साथ राज्य भी योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे। इसके अंतर्गत योजना निचले स्तर पर स्थित इकाइयों जैसे गांव
उसके ऊपर ज़िले, उसके ऊपर राज्य और केंद्र के साथ आपसी बातचीत के बाद तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य ज़मीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाना है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग की। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग यानी कि नियोजन के जो उपगमन है वो क्या है, हमने किन को आधार बना करके अपनी योजनाओं की शुरुआत की। तो हमने दो चीज़ों को आधार बनाया, दो उपगमन है हमारी योजनाओं के। पहला है सेक्टोरल प्लानिंग अप्रोच, यानी कि इसको कहा जाता है खंडीय नियोजन, और दूसरा है हमारा प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग। अब ये क्या है, सेक्टोरल और रीजनल। सेक्टोरल जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। वैसे अभी हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था टर्शरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर भी। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्लानिंग करना, वो है हमारा सेक्टोरल प्लानिंग अप्रोच। So in this approach, the development of various sectors of economy, for example, agriculture, irrigation, what is this? This is primary sector. Manufacturing, power construction, this is secondary sector. Transport, communication, social infrastructure and services, this is tertiary and quaternary sectors. So in sectoral planning approach, these are taken into consideration. एंड नाउ व्हाट इज़ एन रीजनल प्लानिंग अप्रोच, यानी कि हमारा जो प्रादेशिक नियोजन है उसमें क्या, प्रादेशिक नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं चाहे प्रदेशों की बात करें, विभिन्न राज्यों की बात करें या क्षेत्रों की बात करें, तो असमान विकास का जो हम रूप देखते हैं दैट इज़ नॉट इक्वल, असमान नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा विकास है तो कहीं बहुत कम विकास है, कोई राज्य या कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे है तो कोई राज्य या क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सो in this approach, the main emphasis is on to draw such plans which may help to reduce regional disparities and bring uniform in economic development. So this is approaches of planning. Now we choose target areas. हमने टारगेट एरियाज़ चुने कि हमारे वो एरियाज़ जिनमें हमें बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, तो हमने उनको दिया टारगेट एरिया प्लानिंग, यानी कि हम इसे कहते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, यानी कि किसी एरिया का निर्धारण करके हमें उसके विकास की योजना बनानी है। सो दिस प्लान टेक केयर ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरियाज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। ऐसे क्षेत्र जो संसाधनों के रूप में पिछड़े हुए हैं उनको उन लक्ष्य बनाया, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई। सो द कोर फोकस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज इन प्रमोटिंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। After having about 1.5 decade planning experience, it is realized that our economic development is still facing the regional imbalances. In order to encounter both regional and social disparities, the Planning Commission introduced the target area and target group, यानी कि कुछ क्षेत्रों को उन्होंने चुना जो पिछड़े हुए हैं और कुछ समूहों को उन्होंने चुना जो कि पिछड़े हुए हैं। तो क्षेत्र और समूहों के आधार पर उन्होंने जो योजनाएं बनाई उनको टारगेट एरिया प्लानिंग और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको कहा जाता है लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह। अब हम बात करते हैं हमारे टारगेट एरिया प्रोग्राम्स की। सो टारगेट एरिया हैज़ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स: कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एक किसमें रह गया है, हाँ, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। तो हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले जो कि अब उत्तराखंड में कह सकते हैं, और इसके अलावा मिकिर पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु की नीलगिरी आदि को मिलाकर के कुल 15 जिले शामिल हैं।
1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के कुछ उद्देश्य बनाए गए, जैसे कि उनके उद्देश्यों में था डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, पोल्ट्री मुर्गी पालन, वानिकी फॉरेस्ट्री, लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से ये बनाए गए। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP यानी सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दिस प्लान mainly emphasized on generating employment opportunities to the people of drought prone areas along with creative productive assets. Besides irrigation projects, land development programs, afforestation, grassland development and creation of basic rural infrastructure such as rural electrification, roads, market, credit and services were also its main priorities. The National Committee on Development of Backward Areas found that this program was mostly confined to the development of agriculture and allied sectors along with restoration of ecological balance. पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें ये पाया गया कि ये कार्यक्रम मुख्यतः कृषि और इससे संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित हैं और पर्यावरणीय संतुलन पुनर्स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। ड्राउट प्रोन रीजन्स की अगर हम बात करें, ऐसे क्षेत्रों की बात करें जो सूखा संभावी क्षेत्र हैं, जहाँ पे सूखा अक्सर ही पड़ता रहता है, तो 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों पूर्ण या आंशिक इंटायर और पार्टली की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में की। इरिगेशन कमीशन इन 1972 demarcated the drought affected areas. These areas are semi-arid and arid tract of Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, Marathwada region of Maharashtra, Rayalaseema and Telangana, plateaus of Andhra Pradesh, Karnataka plateau and highlands and interior parts of Tamil Nadu. So due to the advancement in irrigation facilities, Haryana, Punjab and northern Rajasthan have become protected regions. टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स, अगर हम टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स की बात करते हैं यानी कि लक्ष्य समूह कार्यक्रम की बात करते हैं, तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको कहा जाता है SFDA यानी कि लघु कृषक विकास संस्था। दूसरा है मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि MFDA यानी कि सीमांत किसान विकास संस्था। In the 8th 5-year plan, hill areas, northeastern states, tribal areas and backward areas were taken into consideration in order to develop special area programs. Now we come to a case study. अब हम एक ऐसे क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एक हिली एरिया भी है, कह सकते हैं हम इसके बारे में, और ये टारगेटेड ग्रुप की बात भी कर सकते हैं, एक ऐसे समूह की बात कर सकते हैं कि जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसके विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो दिस रीजन पॉपुलरली नोन एज द होमलैंड ऑफ गद्दीज, विच रीजन? भरमौर रीजन। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं। ये 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है, यानी कि भरमौर रीजन में जो जनजाति जो ट्राइब्स रहती है वो है गद्दीज। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है। गद्दी जनजाति की हिमालय क्षेत्र में अलग पहचान इसलिए है क्योंकि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं।
और ऋतु प्रवास यानी कि ट्रांसहुमेंस यानी कि मौसम बदलने पर, ऋतु बदलने पर ये अपने स्थान को भी बदल देते हैं। शीत ऋतु आने पर ये पर्वतीय क्षेत्रों से उतर के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं अपने पशुओं के साथ, और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने पर ये मैदानी क्षेत्रों से वापस अपने पर्वतीय क्षेत्रों में, अपने पर्वतीय स्थलों में, अपने स्थानों पर चले जाते हैं। सो दिस रीजन पॉपुलरली नोन एज द होमलैंड ऑफ गद्दीज। इट इज सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स. It has Pir Panjal in the north and Dhauladhar in the south. In the east, the extension of Dhauladhar converges with Pir Panjal near Rohtang Pass. The river Ravi and its tributaries, the Budhil and the Tundhen, drain this territory and carve out deep gorges. यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये मानचित्र है, ये भरमौर ट्राइबल रीजन का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। ये प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कहलाया जाने वाला ये क्षेत्र चारों दिशाओं से ऊंचे पर्वतों से घिरा है, जैसा अभी हमने बात की। इसके उत्तर भी पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधार पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व में धौलाधार श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। इस क्षेत्र में रावी और उसकी सहायक नदियां बुढ़ील और टुंडेन बहती हैं और गहरे महाखड्डों का निर्माण करती हैं। Area and life of people in Bharmor region. So the tribal area covers Bharmor and Holi tehsils of Chamba district of Himachal Pradesh. It is one of the most backward area economically as well as socially in Himachal Pradesh. It is also a notified tribal region since 21st November 1975. They practice transhumance, ऋतु प्रवास करते हैं और ये गद्दियाली भाषा बोलते हैं। अगर हम इनकी लाइफ की बात करें, so people of the area face major problem as the economy is mostly affected by its harsh climate, low resource base and fragile environment. Economy in the area of Bharmor, traditionally subsistence agriculture cum pastoral activities such as growing food grains and animal husbandry like sheep and goat are the main activities of the people of Bharmor region. Integrated Tribal Development Project ITDP यानी कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजना 1970 Gaddis were included in the list of scheduled tribes, and in the same period the development process of tribal area of this region started. इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना है। 1974 में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुई जो कि भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए थी। इसे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDP कहा जाता है। इस परियोजना के एम्स और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। द हाइएस्ट प्रायोरिटी वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ एज वेल एज सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और खड़ी क्षेत्र में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। टुंडा और कुगती क्षेत्रों के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर हैं। Now social benefits. Social benefits of tribal subplan are as follows. There are tremendous increases in literacy rate,
For example, the female literacy rate in this region increased from 1.88% in 1971 to 42.83% in 2001 and 65% in 2011. So decline in gender inequality is also a social benefit. Between male and female literacy rate, improvement in sex ratio, decline in child marriages are some social benefits of tribal sub-plans. Economic benefits. As the Gaddis had practiced traditionally subsistence agriculture cum pastoral economy, later on during the last 3 decades of 20th century, pulses and other cash crops became one of the main crops of the region. But some shortcomings to ITDP in terms of infrastructural facilities. The remote villages in Tunda and Kogati areas are still remain unaffected. The technology is still traditional in nature. The importance of pastoralism has been decreasing day by day, as only about 1/10 of the total households practice transhumance. But still a sizable portion of the Gaddis migrate to Kangra and its fringing zone in order to earn living from wage labor during coal season. Sustainable development, Satat Poshaniya Vikas. Development that needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It take care of ecological, social, economic aspects of present and pleads for conservation of resources for फ्यूचर. यानी कि हम एक ऐसे विकास की बात करते हैं जो वर्तमान जनसंख्या की सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करे और साथ ही भावी पीढ़ी के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी ज़रूरतों के लिए भी संसाधनों को संभाल कर संरक्षित करके रखे. ये इकोलॉजिकल, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक सभी एस्पेक्ट्स को देखती है और वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य के लिए विषय में भी सोचती है. In the 1960s, this was the period when people throughout the world were much concerned about the environmental issues. इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी. 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर यानी कि पर्यावरण की चिंता पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी गई. इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है की शुरुआत हुई. एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आखिर उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू टेक केयर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल स्फेयर्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम as well as conserve all the resources in such a manner that these can be retained for future generation. So there is a need of changing our attitude towards nature as well as economic development. Now again we have a case study regarding promotion of sustainable development in Indira Gandhi Canal Command area. Indira Gandhi Nehar Command Kshetra. It is one of the largest canal system in India, conceived by Kanwar Sen in 1948. ये नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई. ये नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती हैं और राजस्थान के थार मरुस्थली पाकिस्तानी सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है. इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई है 9,060 किलोमीटर और ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी.
कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा. सो द कैनाल हैज़ 2 इरिगेशन सिस्टम. फर्स्ट इज फ्लो सिस्टम एंड अदर इज लिफ्ट सिस्टम. सो अराउंड 70% लैंड ऑफ द कमांड एरिया इज इरिगेटेड बाय फ्लो सिस्टम यानी कि प्रवाह तंत्र एंड 30% लैंड बाय लिफ्ट सिस्टम यानी कि लिफ्ट तंत्र. तो हम सबसे पहले हम देखेंगे इसकी, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, इसका मानचित्र दिखाया गया है कि ये नहर किस तरीके से बहती हुई जा रही है. पाकिस्तान के से लगी हुई नहर है ये. हाँ, तो इसको 2 चरणों में इसका जो है विकास किया गया. पहला चरण यानी कि स्टेज 1, चरण 1 यानी स्टेज 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई. दिस कमांड एरिया कवर गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट. Its cultivable command area is 5.53 lakh hectare along with gentle undulating topography. Undulating topography यानी कि वहाँ का जो स्थलाकृति है वो समान नहीं है. In this stage the irrigation system was introduced in early 1960s. स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो ये दूसरा चरण इसका कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई शुरू हुई. This stage covers 14.10 lakh hectares cultivable area of Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Nagpur and Churu district. The main characteristics of this area are hot desert with shifting sand dunes, summer temperature up to 50 degrees Celsius. Irrigation system was introduced in this stage in mid 1980 in the lift canal. Water is lifted up to make it to flow against the slope of the land. All the lift canals of this system originate at the left bank of main canal, while all the canals of the right bank of main canal are flow channels. इफ़ेक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनल इरिगेशन. अगर हम इसके प्रभावों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण. इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. पॉजिटिव इफ़ेक्ट. नाउ देयर इज़ अ सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर availability for a longer duration. Various afforestation and pasture development program came into being. A considerable reduction in wind erosion and siltation of canal systems have also been recorded. But there is negative effects also. Due to intensive irrigation and excessive use of water, an alarming rate of water logging and soil salinity have been recorded. Effects on agriculture. Positive effect. This canal irrigation led to increase in cultivated land and intensity of cropping. Main commercial crops like wheat, rice, cotton, groundnut replaced the drought resistant crops like gram, bajra and jowar. Negative effects. Intensive irrigation has also become a cause of water logging and soil salinity. So in the near future it may hamper the sustainability of agriculture. Measures for promotion of sustainable development. सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय कौन से हैं? तो अगर हम बात करते हैं, बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिक पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं. पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, विद्वानों के इस दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक सही ठहराया भी है. ये एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणता पर बल देना होगा. पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट. इस नहर परियोजना के दोनों ही स्टेजेस, चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चरागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है. इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए. इसका पालन करते हुए किसानों को बागाती कृषि यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए.
In order to reduce the conveyance loss of water, few important programs shall be taken into account, such as the CAD and CAT, command area development, like lining of water courses, land development and leveling. Badabandi system means equal distribution of canal water in the command area of outlet. इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से, यानी कि द एरिया शुड बी रिक्लेम दैट गॉट अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल salinity. The eco development is must, especially in the fragile environment of stage 2, through afforestation, shelter belt, plantation and pasture development activities. वनीकरण, वृक्षों के आरक्षण मेखला का निर्माण और चरागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है. By providing a decent financial and institutional support for cultivation of the land, allottees who have poor economic background can be proved a positive step towards achieving the social sustainability in the region. इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए. And the last, the economic sustainability can be attained through expanding the economic sector, which must include agriculture and allied activities along with other economic sector as a whole. कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा. इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी गांवों, कृषि सेवा केंद्रों, सुविधा गांवों और विपणन केंद्रों, मंडी कस्बों के बीच प्रकारात्मक संबंध स्थापित होगा. तो आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.